नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई कहानी कटघरे में। रूप सिंह चंदेल एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं जिन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण और बाल साहित्य सहित कई विधाओं में लिखा है। प्रस्तुत है उनकी कहानी कटघरे में। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। हंगामा था। उस दिन हंगामा घर में नहीं बाहर था। घर में हो सकता था, होता ही रहता था, लेकिन होता कैसे? वो बेहोश थीं और वो दोनों बेटों बेटी और रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाए जा रहे थे। घर में वही दोनों थे। बड़ा बेटा खड़गपुर में था, प्रोफेसर, और छोटा बेंगलोर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में। बेटी दिल्ली में थी, लेकिन जिसे भी उन्होंने बताया उसी ने बेहोश कैसे हुई जानने के बाद एक ही बात कही, सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ। आपने कभी उनकी परवाह नहीं की। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके कारण सब कैसे हुआ। वो बीमार होती तब वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। उन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह था। इलाज वो करवा रहे थे। कुछ बातों का ख्याल रखने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें कहा था और वो स्वयं उन्हें सुबह शाम की सैर के लिए कहते। वो 5 बजे सैर के लिए निकलते थे। जब भी उन्होंने उन्हें साथ चलने के लिए जगाना चाहा, खींच कर वो उन्हें झड़क देती थी। मैंने कितनी बार कहा कि इतनी सुबह मुझे मत जगाया करो, रात देर तक नींद नहीं आती है। आपकी तरह नहीं जो लेटते खर्राटे लेने लगते हैं। आपके खर्राटों से मेरी नींद हराम हो जाती है। और वो चीखते से स्वर में कहती, जाइए आप, मुझे नहीं जाना। कुछ दिनों के प्रयास के बाद उन्होंने सैर के लिए कहना ही बंद कर दिया था। जब वो सैर से 6:30 बजे लौट कर आते, उन्हें तब भी सोया हुआ पाते। वो चुप बिना खुटक अपनी चाय बनाते और अखबार लेकर छत वाले कमरे में जा बैठते, जिससे उनकी नींद में बाधा न पहुँचे। 8 बजे के लगभग गीता अर्थात उनकी पत्नी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती। वो लंबी चौड़ी छत में 15-20 मिनट टहलती मंद गति से। गीता के छत पर आते ही वो नीचे चले जाते, क्योंकि मेड के आने का समय हो जाता। जब तक मेड नाश्ता तैयार करती, वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो लेते। उनका कॉलेज शहर से 30 किलोमीटर दूर था। उनके लिए बस एकमात्र साधन था, क्योंकि कोई वाहन चलाना उन्होंने सीखा नहीं था। जब वो कॉलेज के लिए निकल रहे होते, गीता नीचे आ चुकी होती। जाते समय वो ताकीद करते, गीता, समय से दवा लेना, और हाँ, खाने में कोई बदपरहेजी नहीं। थैला उठाकर गेट की ओर बढ़ते वो कहते, और उन्हें गीता की आवाज़ सुनाई देती, आप रोज़ रोज़ ये सब कहना कब छोड़ेंगे? मैं छोटी बच्ची नहीं, आपका ये राग अलापना बुरा लगता है। वो एक क्षण के लिए गेट के निकट रुकते और कहते, गीता, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए कहते हैं। उनके पीछे आकर वो कहती, अपनी? मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ और खान पान में भी कोई गड़बड़ नहीं। मैं ही कौन सा रोज़ मालपुआ खाती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अपने स्वार्थ के लिए राग अलापते रहते हैं रोज़ रोज़। मेरा स्वार्थ? जिससे आप निश्चिंत होकर दिन भर घर से बाहर रहकर अपनी दुनियादारी कर सकें, अपनी राजनीति चमका सकें। दुनियादारी, राजनीति? घड़ी पर दृष्टि डालते हुए वो बोलते, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तब भी नेताजी के पीछे लगे रहते हैं। वो उत्तर नहीं देते और बाहर निकल जाते। लेकिन इतना सुनने के बावजूद वो अपनी आदत से विवश थे। जब भी कॉलेज जा रहे होते, उनका रिकॉर्ड बज उठता और अक्सर उन्हें वही सब बातें सुनने को मिलती जो गीता पहले कह चुकी होती। अंततः उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया और पा भी लिया। उन्हें अब स्वयं लगने लगा था कि हर दिन उन्हें एक ही बात नहीं कहना चाहिए, गीता छोटी नहीं है और ना ही वो उनकी छात्रा है। अध्यापक की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो किसी को भी अपना छात्र समझने लगता है। निश्चित ही उसी मानसिकता का शिकार मैं रहा, वरना 3 बच्चों की माँ 58 साल की गीता को हर दिन समझाने का क्या मतलब? लेकिन उन्हें इस बात से अफसोस होता जब वो देखते कि रक्तचाप और शुगर की दवाएं गीता सही समय से नहीं लेती थी और कितनी ही बार लेती भी नहीं थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो नहीं कहेंगे। कहने का अर्थ था 10 बातें सुनना। मेरी बीमारी है, मेरा शरीर है, मुझे कब दवा लेना है, कब सोना जागना है, कब टहलना है, क्या खाना है और क्या नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे। एक दिन जब गीता ने 2 टूक चश्मे के अंदर से तीखी नज़रों से उनकी ओर देखते हुए कहा, तब वो चुप हो रहे थे। चुप तो वो पहले ही रहने लगे थे,
लेकिन उस दिन उन्होंने कसम खा ली कि जो होना है हो, वो गीता को उसकी बीमारी के विषय में कभी कुछ नहीं कहेंगे। जब उन्हें वो कहेगी कि डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, वो साथ जाएंगे, लेकिन पहले की तरह डॉक्टर को उसकी दिनचर्या के विषय में या दवा न लेने या अनियमित लेने के विषय में कुछ नहीं बताएंगे, मरीज स्वयं बताएगा। गीता कितनी ही बार ये कह चुकी थी कि उनकी बीमारी का कारण वो थे। मैं पूछने पर गीता ने कहा था, जी हाँ, आपने कभी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं समझी। कॉलेज और राजनीति के बीच झूलते आपने मेरी जितनी उपेक्षा की, उसी का परिणाम है ये बीमारियाँ। ऐसे आरोप तो ना लगाओ गीता। उनका स्वर दयनीय हो उठता। आप सा नाटककार इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ये क्या कहे जा रही है? उस दिन उन्होंने सोचा था, प्रतिरोध करने का मतलब ये उद्दंडता पूर्वक चीखना शुरू कर देगी। बिल्कुल अनर्गल आरोप। ये कैसी विडंबना है कि परिवार के लिए दिन रात समर्पित रहते हुए भी ये आरोप। सच ही कहा ना राज सिंह परिहार साहब ने? गीता उनके सामने खड़ी उनसे पूछ रही थी। 1% भी सही नहीं। अपने को संयत करते हुए वो बोले थे, 1% भी सही नहीं। कॉलेज से रोजी जुड़ी है और जो मामूली वक्त राजनीति को देता हूँ उसमें मेरा स्वार्थ है। मैंने ठीक ही कहा ना कि आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं। उन्होंने तीखी नज़रों से गीता की ओर देखा और बोले, स्वार्थ मेरा निजी नहीं, परिवार का। ये जो दोनों बच्चे सुव्यवस्थित हैं वो इस राजनीति के बदौलत। ओहो, आपके कहने का मतलब बच्चे निकम्मे थे, इस काबिल नहीं थे, और आपने नेताजी के तलवे चाट कर उन्हें लगवाया। उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। वो उठकर घर के बाहर निकल गए थे और देर रात तक एक पार्क में बैठे रहे थे, और आज सभी उन्हें ही दोष दे रहे थे। वो किसे सफाई देते कि गीता ने कभी उनकी बातें नहीं सुनी, बल्कि उल्टे उन्हें ही इतना सुनाती रही कि उनका कितनी ही बार आत्महत्या कर लेने का मन हुआ। दोनों बेटों ने छूटते ही कहा, पापा आपने मम्मी का सही ख्याल नहीं रखा। छोटे साले ने कहा, जिया जी, गीता दीदी के साथ जो हुआ वो आपके कारण। बस बेटी थी जिसने लंबी सांस खींची थी और कहा था, पापा आप मम्मी को यहाँ ले आएं। बड़े साले ने कहा, परिहार साहब, गीता के प्रति आपकी लापरवाही के कारण आज उसकी ये हालत हुई। उनका मन हुआ था कि चीख कर कहें कि आपके यहाँ छोड़ देता, तब आप समझते कि गलती किसकी थी, लेकिन चुप रहना ही उचित था। किसी का कथन याद आया था, विनम्रता को अक्सर व्यक्ति की कमजोरी समझा जाता है और दोषी ना होते हुए भी उसे दोषी ठहराया जाता है। बच्चे जब तीसरी चौथी जमात में पहुँचे, वो उन्हें बेहतर भविष्य देने के विषय में सोचने लगे थे। यद्यपि बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन फतेहपुर जैसे छोटे शहर की अपनी सीमाएं थीं। उन्होंने बेटों को लखनऊ शिफ्ट करने का विचार किया, लेकिन कहाँ, ये बड़ी समस्या थी। तभी उनके एक सहयोगी ने सलाह दी कि वो दोनों बेटों के लिए सैनिक स्कूल में क्यों नहीं प्रयास करते। लेकिन सलाह देने के साथ ही सहयोगी ने फुसफुसाते हुए ये भी कहा था कि यदि कुछ राजनीतिक पहुंच हो तो प्रवेश आसान हो जाएगा। और वो सोचने लगे थे, कभी किसी स्थानीय छोटे नेता से भी जान पहचान न रखने वाले राज सिंह परिहार को किसी बड़े नेता से पहचान बना लेना आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा था। लंबे समय तक वो सोचते रहे थे। लगभग 3 माह बीत गए थे कि एक दिन प्राचार्य ने कुछ प्राध्यापकों की मीटिंग बुलाई। वो कॉलेज में बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन करना चाहते थे और चाहते थे कि जिले के सभी कॉलेज के छात्र उसमें हिस्सा लें। समस्या बजट की है। कॉलेज के पास इतना धन नहीं कि बड़े स्तर पर हम ये आयोजन कर सकें, लेकिन करना चाहते हैं। सभी प्राध्यापकों के चेहरे लटक गए थे। उन्हें लगा था कि प्राचार्य उन्हें उसके लिए धन संग्रह का कार्य सौंप देंगे। उनकी रुचि छात्रों के खेलकूद के बजाय अपने वेतन पर थी। मनमाने ढंग से कक्षाएं लेने की छूट मिलनी चाहिए और समय से वेतन। डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए जैसे तैसे प्रवेश मिल चुका था। जीवन का अर्थ पूरा हो चुका था। देर तक चुप्पी छाई रही थी कमरे में। प्राचार्य सभी के चेहरों पर क्रमशः दृश्य दौड़ा रहे थे। देर बाद राज सिंह परिहार ने कहा, सर, मेरा सुझाव है कि इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया जाना चाहिए। सभी के चेहरे राज सिंह की ओर मुड़ गए थे और आंखें उनके चेहरे पर स्थिर हो गई थीं। आप संभालेंगे उनसे संपर्क का भार? कोशिश करके देखूंगा, राज सिंह ने कहा। मुख्यमंत्री पंकज सिंह जी स्वयं खेल कूद के शौकीन हैं, ऐसा मैंने सुना है। सही सुना है, प्राचार्य बोले। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटर कॉलेज में
पीटीआई अर्थात फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे। सुना है बहुत अच्छी कबड्डी खेल लेते हैं और ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं। अंग्रेजी प्राध्यापक बोले। जी सही सुना है, अपने शहर में तो उन्होंने खेल विश्वविद्यालय खोलने की भी तैयारी कर रखी है। हिंदी प्राध्यापक बोले। फिर आपको जिम्मा सौंपता हूँ परिहार जी, प्राचार्य ने राज सिंह की ओर देखते हुए कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से न केवल इस कार्य के लिए अच्छा बजट दें, बल्कि वो खेलों के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भी करें। उम्दा विचार, प्राचार्य गदगद थे। ये एक संयोग ही था जिसने राज सिंह परिहार को मुख्यमंत्री पंकज सिंह के निकट ला दिया था। फतेहपुर जैसे शहर में मुख्यमंत्री की पार्टी का आधार कम था। अधिकांश जनता का झुकाव केंद्र की सत्ता पार्टी की ओर था। उनकी पार्टी अभी राज्य स्तर की पार्टी थी और वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने केंद्र की सत्ता पार्टी के साथ बेहतर तालमेल बना रखा था। वास्तविकता ये थी कि वो अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते थे, जिससे पार्टी राष्ट्रीय भले न बन पाए, लेकिन राज्य में उसकी जड़ें गहरी बनी रहें। शहर का बौद्धिक वर्ग बिल्कुल ही उनकी पार्टी के साथ नहीं था। ये लकीर का फ़कीर वर्ग है जिसके अंदर गुलामी की जड़ें गहरी जमी हुई हैं। पंकज सिंह, जिन्हें लोग नेताजी कहा करते थे। यही कारण था कि शहर में उनका कैंडिडेट हार गया था। वो चाहते थे कि उस शहर के कुछ बौद्धिक लोग उनसे जुड़ें, और जब राज सिंह परिहार कॉलेज की मांग लेकर उनके बंगले में जनता दरबार के समय मिले, तब नेताजी प्राचार्य की ओर से उन्हें लिखे पत्र को अपने सचिव को देते हुए कहा, इसे प्राथमिकता दें, और राज सिंह परिवार को एक सप्ताह बाद रविवार को शाम बंगले पर मिलने के लिए बुलाया। उसी दिन से राज सिंह नेताजी के निकट व्यक्ति हो गए थे। कॉलेज को सरकार से इतना धन मिला था कि पूरा कार्यक्रम सरकारी खर्च पर संपन्न हो गया था। कॉलेज में भी राज सिंह परिहार की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और कॉलेज प्रबंधन की नज़रों में वो चढ़ गए थे। इसका लाभ भी उन्हें मिला था। वो जल्दी ही रीडर बना दिए गए थे। उसके बाद प्रायः कुछ समय वो नेताजी की पार्टी के लिए देने लगे थे। कभी कहीं कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती, उसमें शामिल होते, तो कभी पार्टी की ओर से कोई मार्च आयोजित होता तो उसमें भी उनकी भूमिका होती थी। उनकी इस गतिविधि से परिवार प्रभावित था। गीता गर्व अनुभव करती कि उनका पति नेताजी के निकट था और उनके नैकट्य का लाभ उठाया था राज सिंह ने। दोनों बेटों को सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रवेश दिलाने में वो सफल रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद बेटे आईआईटी कानपुर में प्रवेश पा गए थे। बड़े ने वहाँ से एमटेक किया था और फिर वहीं से पीएचडी करके आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर नियुक्त हो गया था, जबकि छोटे ने बीटेक करने के बाद आईआईएम लखनऊ से फाइनेंस में एमबीए किया और बेंगलोर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लग गया। इंटरमीडिएट करने के बाद बेटी पढ़ने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चली गई थी, जहाँ से एमएससी करने के बाद उन्होंने एक पीसीएस लड़के से उसका विवाह कर दिया था। नेताजी के उपकार राज सिंह कभी नहीं भूले। नेताजी सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, वो उनके साथ बने रहे। जब तब उनसे मिलने उनके शहर या लखनऊ भी चले जाते रहे। एक बार जब नेताजी सत्ता में नहीं थे और किसानों की मांगों को लेकर लखनऊ से किसानों के जत्थे का नेतृत्व करते हुए पैदल दिल्ली के लिए मार्च किया, तब राज सिंह परिहार उस मार्च में शामिल हुए थे। तब तक घर के किसी व्यक्ति को नेताजी के साथ उनका होना बुरा नहीं लगता रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे व्यवस्थित हुए, गीता को कॉलेज के समय के बाद उनका बाहर रहना खलने लगा था। वो शिकायत करने लगी थी। उन्हीं दिनों वो शुगर का शिकार हुई थी और जिसे एक बार शुगर होता है तब उसका रक्तचाप का मरीज होना लगभग सुनिश्चित हो जाता है। वो उच्च रक्तचाप की मरीज भी थी और उस उच्च रक्तचाप का ही परिणाम था वो हादसा। अगस्त में वो कॉलेज की नौकरी से रिटायर हो गए थे। घटना उसके बाद घटी थी। वो अक्टूबर के एक रविवार का दिन था। गीता छत से नीचे उतर रही थी। 4 सीढ़ियाँ ही शेष थीं कि उनका पैर लड़खड़ा गया और नीचे आ गिरी थी। मेड काम निपटा कर 5 मिनट पहले ही घर से निकली थी और उसके जाने पर वो मेन गेट बंद करने गए थे। गीता की चीख और उनके गिरने की आवाज़ से वो दौड़ कर गए तो उन्हें बेहोश पाया था। उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया था। मुंह पर पानी के छींटे मारे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने परिचित डॉक्टर को फ़ोन किया। जब तक डॉक्टर आता, उन्होंने 3 बच्चों और 2 सालों को फ़ोन किए थे और बेटी को छोड़कर सबका ही आरोप सुन खिन्न मन से फ़ोन पटक कर वो गीता के बेड के निकट आ खड़े हुए थे। लगभग आध घंटा बाद घंटी बजी थी। डॉक्टर शुक्ला थे।
गीता का परीक्षण करने और इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर शुक्ला ने कहा, यदि 2 बजे तक होश में आ गई तब ठीक, वरना आपको इन्हें कानपुर ले जाना पड़ेगा, चोट गहरी है। यहाँ कहीं? अस्फुट स्वर में वो बोले थे। वहाँ सभी साधन हैं, कुछ घंटे लगेंगे वहाँ जाने में। वैसे तो उम्मीद है कि 2 बजे तक आंटी उठ बैठेंगी, लेकिन यदि आप आएंगे क्लिनिक बंद होने के बाद, पूछा था राज सिंह परिहार ने। यदि होश आ जाएगा तब आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। यदि नहीं तब मेरे आने का कोई लाभ ना होगा, तब आंटी को कानपुर ले जाना ही उचित होगा। गीता बेहोश थी और वो घर में अकेले थे। सुबह से उन्होंने चाय तक न पी थी और न ही कुछ खाने पीने की इच्छा थी, बावजूद इसके कि आते कुछ मांग रही थीं। 2 बजे तक जब गीता को होश नहीं आया, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को फ़ोन किया गाड़ी ले आने के लिए। उसे तब यह नहीं बताया कि वो गाड़ी किस लिए मंगा रहे थे, बस केवल इतना ही उसे कहा था कि उन्हें तुरंत कानपुर जाना पड़ रहा है। उन्होंने गीता के बारे में संकोच में न तो किसी पड़ोसी को बताया था और न ही कॉलेज के किसी प्राध्यापक को, जो शहर में उनके साथ पढ़ाने जाया करते थे। पार्टी का व्यक्ति जब गाड़ी लेकर उनके घर पहुंचा, तब उसे वास्तविकता की जानकारी हुई और उसने शिकायती स्वर में कहा कि यदि वो हकीकत बता देते तब वो भी तैयार होकर आता और उनके साथ कानपुर चलता, लेकिन वो चुप रहे थे। कार्यकर्ता फिर भी जल्दी से तैयार होकर आने के लिए कहकर जब घर जाने लगा था, तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा था, यदि वहाँ पहुंचकर आवश्यकता हुई तब मैं फ़ोन कर दूंगा, अभी बस आंटी को गाड़ी में बैठा दो। और कार्यकर्ता और ड्राइवर के सहयोग से उन्होंने गीता को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया था। घर में जितने पैसे थे लिए थे और एक जोड़ी कपड़े, तौलिया आदि एक बैग में भरकर घर को ताला बंद कर वो ड्राइवर के बगल में बैठ गए थे और कानपुर के उर्सला अस्पताल जाने के लिए। जब वो अस्पताल पहुंचे, रात के 8 बज चुके थे। गीता को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। वार्ड के बाहर बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे, जहां अन्य मरीज के दूसरे रिश्तेदार बैठे हुए थे। रात 10 बजे तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने बाहर जाकर बच्चों को फ़ोन करने की बात सोची। बैग उठाकर चलने को ही हुए थे कि एक डॉक्टर बाहर आया और पूछा, गीता परिहार के साथ कौन है? बाहर को जाने को उठे उनके कदम ठिठक गए थे। वो डॉक्टर के पास पहुँचे। आप हैं गीता के साथ? डॉक्टर लगभग 28-29 वर्ष का युवक था। जी, धीमे स्वर में बोले थे। डॉक्टर ने उनकी ओर पर्चा बढ़ाकर कहा था, ये इंजेक्शन और दवाएं बाहर मेडिकल स्टोर से ले आएं। पर्चा थाम कर उन्होंने डॉक्टर से पूछा, जो तेजी से वापस मुड़ रहा था, डॉक्टर साहब गीता को होश आया? नहीं, डॉक्टर ने उनकी ओर देखे बिना आगे बढ़ते हुए कहा और शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो अस्पताल से बाहर निकल गए और बड़ा चौराहा के पास के मेडिकल स्टोर से दवाएं और इंजेक्शन लेकर नर्स को देते हुए कहा, डॉक्टर ने गीता परिहार के लिए मंगाई थी। नर्स ने लापरवाही से उनके हाथ से लिफाफा लिया और रखकर कुछ कागजों में खो गई। उन्हें लगा कि वो डॉक्टर को दवा देना भूल ना जाए। उन्होंने सोचा कि उन्हें लिफाफे पर गीता का नाम लिख देना चाहिए। दवा का पर्चा वो मेडिकल स्टोर में ही छोड़ आए थे। जल्दी में बिल भी नहीं बनवाया था। वो खड़े कुछ सोच ही रहे थे कि नर्स ने उनके असमंजस को भांप लिया और बोली, आप यहाँ रुके नहीं और निश्चिंत रहें, लिफाफा डॉक्टर को पहुँच जाएगा। मैं बाहर जाकर 2 फ़ोन कराऊँ? उन्होंने इस बार नर्स को बता देना उचित समझा। श्योर? वो लपक कर अस्पताल के बाहर बने एक पीसीओ में गए। ये वो दौर था जब लोग मोबाइल से परिचित हो रहे थे। उन्होंने आवश्यकता अनुभव नहीं की थी मोबाइल की। घर में लैंडलाइन था और बाहर रहने में पीसीओ की सेवाएं ले लेते थे। पीसीओ से बेटों और बेटी को फ़ोन करके गीता को उर्सला में भर्ती करवाने की सूचना देने का विचार किया और पहले बड़े बेटे को फ़ोन मिलाया। इतनी देर तक क्या करते रहे पापा आप? मम्मी की हालत तो और ख़राब हो चुकी होगी, बड़े बेटे ने ऊंची आवाज़ में कहा तो सहम से गए। क्षण भर बाद धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर शुक्ला को दिखाया था, 2 बजे तक गीता के होश में आने की प्रतीक्षा की, लेकिन जब उनकी बात को बीच में ही काटकर बेटा चीखा था। व्हाट नॉनसेंस पापा, ये आपकी राजनीति नहीं है और ना कॉलेज में छात्रों को लेसन देना। बेटे ने फ़ोन पटक दिया था। उनका मन उखड़ गया था। उन्होंने छोटे बेटे और बेटी को फ़ोन नहीं किया और उखड़े मन पीसीओ से बाहर निकल आए थे। देर तक उद्विग्न अस्पताल के गेट के बाहर सड़क पर इधर उधर टहलते रहे। सड़क पर वाहन गंदा धुआं छोड़ते हुए दौड़ रहे थे। कुछ देर टहलने के बाद जब उद्विग्नता कम हुई, उन्हें दिन भर से कुछ न खाने की याद आई।
यद्यपि भूख नदारद थी, लेकिन कब तक भूखा रहा जा सकता है? शरीर में ताकत रहेगी तभी ना गीता की तीमारदारी कर सकूंगा। उन्होंने सोचा और पास के एक ढाबे की ओर बढ़ गए। रात देर तक जागकर नर्स या डॉक्टर के आकर कुछ कहने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन 1 बजे तक जब कोई नहीं आया, गैलरी में फर्श पर तौलिया बिछाकर बैग को सिर के नीचे रखकर वो सोने का उपक्रम करने लगे थे। रात ढंग से नींद नहीं आई। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। बगल में लेटा एक अधेड़ खर्राटे ले रहा था। सुबह के 4 बजे के लगभग कुछ महिलाओं के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उठ बैठे। आसपास के कुछ लोग भी उठकर बैठ गए थे और आपस में बातें करने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सिर उठाकर रोने वाली महिलाओं की ओर देखा था और फिर करवट बदलकर सो गए थे। ज्ञात हुआ कि 2 दिन पहले दुर्घटना में घायल एक युवक आया था और कुछ देर पहले वो चल बसा था। 8 बजे उन्होंने नर्स से गीता के विषय में पूछा। नर्स बदल गई थी। वो रात आए मरीजों की जानकारी ले रही थी। उसने कुछ देर बाद बताने के लिए कहा। 9 बजे डॉक्टर राउंड पर आए। उन्हें वो डॉक्टर भी देखा जिसने दवाएं और इंजेक्शन लिखकर लाने के लिए उन्हें पर्चा दिया था। वो डॉक्टर नर्स से कुछ बातें कर रहा था। वो लपक कर उसके पास गए और दोनों की बातों के बीच ही अधैर्यता प्रदर्शित करते हुए गीता के विषय में पूछा। आप देख रहे हैं ना कि हम कुछ आवश्यक बातें कर रहे हैं, कर्टसी नहीं। डॉक्टर डपटते हुए बोला तो सक पका गए और एक और खड़े हो गए। तभी नर्स ने उन्हें धीरे से कहा, 5 मिनट में बताऊंगी। वो नर्स के काउंटर से हट गए, लेकिन खाली होते हुए भी बेंच पर नहीं बैठे। उनकी नज़रें डॉक्टर पर गड़ी रहीं कि कब वो जाए और कब वो नर्स से जाकर गीता के विषय में पूछें। 5-7 मिनट बाद डॉक्टर अंदर गया और उसके पीछे ही नर्स भी चली गई। वो नर्स के बाहर निकलने की प्रतीक्षा में खड़े रहे। लगभग 10 मिनट बाद नर्स बाहर निकली और उनकी ओर पर्चा बढ़ाती हुई बोली, मरीज की हालत वैसी ही है, आप जाकर ये दवाएं और इंजेक्शन्स ले आएं। नर्स की बात सुनकर उनका दिल बैठ गया। पर्चा थाम मरे कदमों वो बाहर निकले और दवाएं इंजेक्शन लाकर नर्स को पकड़ा दिया। कुछ देर उसके काउंटर के पास खड़े रहे, फिर पूछा, मैं गीता को देख सकता हूँ सिस्टर? अलाउ नहीं, होश में आने के बाद। रात उन्होंने बेटी को फ़ोन करके गीता के स्वास्थ्य के विषय में बताया और उसे कहा कि वो भाइयों को बता देगी। पापा, आप मम्मी को दिल्ली ले आएं, अपोलो सही रहेगा, बेटी ने कहा। 1-2 दिन और देख लूँ यहाँ। और उनकी बात बीच में ही काट कर बेटी बोली, 3 दिन से मम्मी बेहोश हैं, उर्सला में कुछ लाभ होगा मुझे नहीं लगता पापा, आप यहाँ ले आएं, मैं यहाँ हूँ। जगदीश हैं, जगदीश उनका दामाद था, उन दिनों वो नोएडा में पोस्टेड था। कल इस बारे में सोचूंगा, यदि कल तक उन्हें होश नहीं आया तब ले आऊँगा। आप कल सुबह उन्हें डिस्चार्ज करवा लें। डॉक्टर से सुबह बात करूँगा, वहाँ से चलेंगे तब मुझे सूचित कर देंगे। तुम चिंता न करो, मैं उन्हें ले आऊँगा, अगर यहाँ कल तक कोई लाभ नज़र नहीं आया तब। बेटी आगे कुछ उनसे कहती उससे पहले उन्होंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन भी गीता को होश नहीं आया। उन्होंने डॉक्टर को उन्हें दिल्ली ले जाने के विषय में कहा और डॉक्टर उनकी बात सुनते ही बोला, आप वहीं ले जाएं, हमसे जो हो सकता था प्रयास करके देख चुके। डॉक्टर के स्वर में शुष्कता थी। गीता को डिस्चार्ज होने में शाम 7 बज गए। अस्पताल से निकलने से पहले उन्होंने बेटी को फ़ोन करके सुबह अपोलो पहुंचने की सूचना दी। ठीक है पापा, सुबह 7 बजे हम दोनों अपोलो में आपको मिलेंगे। एक क्षण रुककर बेटी ने पूछा, पापा भाइयों को बता दूं? उसे बड़े भाई और पिता के बीच हुए संवाद की जानकारी हो चुकी थी। बड़े ने उसे बताया था, जैसा उचित समझना। वो सुबह 5 बजे अपोलो अस्पताल पहुंच गए थे। गीता की स्थिति में 1% का भी सुधार नहीं था। अपोलो स्टाफ ने उन्हें 50,000 रुपये अग्रिम जमा करने के लिए कहा। सुनकर उनके हाथ पैर फूल गए। उनके पास उस क्षण केवल 10,000 रुपये थे। अस्पताल ने उनकी समस्या समझी और उस क्षण 10,000 जमा करके शेष राशि दिन में जमा करवाने की अनुमति दे दी। गीता को अंदर ले जाने के बाद वो वहाँ के पीसीओ गए और बेटी को पैसों के विषय में बताया। आप चिंता ना करें पापा, हम ले आएंगे। और 40,000 नहीं, बेटी दामाद 1 लाख रुपए लेते हुए आए थे। गीता को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। आईसीयू के बाहर किसी को रुकने नहीं दिया जाता था। वो बाहर ही बने रहे। यद्यपि उनका अंदर जाने का कार्ड बन चुका था, लेकिन उन्हें बेटी की प्रतीक्षा थी। उसके आने के बाद 5 मिनट के लिए वो ऊपर गए और शीशे के बाहर से उन्होंने अन्य मरीजों के बीच एक बेड में गीता को पड़े देखा। डॉक्टर ने दिन में गीता के अनेक प्रकार के टेस्ट करने की सूचना उन्हें दी।
उनके बाद बेटी फिर दामाद भी बारी बारी से ऊपर जाकर गीता को देख आए थे। दामाद को दफ्तर जाना आवश्यक था और बेटी को बेटे को संभालना था, जिसे वो आया के भरोसे छोड़कर आई थी। उसने उन्हें सूचित किया कि उसने रात भाइयों को बता दिया था और संभव है 1-2 दिनों में दोनों समय निकालकर मम्मी को देखने आए। देखने आए शब्द ने उन्हें परेशान किया, लेकिन दोनों की नौकरी की जिम्मेदारी के विषय में विचार कर उन्होंने सोचा कि उनका आ जाना ही पर्याप्त होगा और गीता को संभालने के लिए वो अकेले ही बहुत हैं। दिन रात वो नीचे बनी बेंच पर लेटे बैठे रहते। सभी मरीजों के साथ आए लोग उनकी ही स्थिति में थे। बेटी उनके लिए कंबल और दरी दे गई थी। ठंड बढ़ने लगी थी। गीता के अपोलो में भर्ती होने के 1 सप्ताह बाद बड़ा बेटा 2 दिन का अवकाश लेकर सुबह की फ्लाइट से एक शनिवार आया। छोटा भी दोपहर की फ्लाइट से आया। दोनों ने 2 दिनों में कम से कम 10 बार माँ की उस स्थिति के लिए उन्हें दोषी करार दिया। आपने मम्मी की बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने हम सबके लिए अपना जीवन तबाह कर लिया। आपने उन्हें सारी ज़िंदगी परेशान किया, आदि आदि। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, सुनते रहे थे और इतना सुन लेने के बाद वो स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि गीता की उस स्थिति के लिए वास्तव में वे ही जिम्मेदार थे। एक अपराध बोध से भर उठे थे वो। उन्होंने दोनों बेटों में से किसी को एक दिन रुक जाने के लिए कहा तो दोनों ने छूटते ही कहा था, पापा रुकना संभव नहीं, छोटकी और जगदीश जीजू को कह दिया है, वे आपकी सहायता करते रहेंगे, हम भी समय निकाल कर आते रहेंगे। वो चुप टुकुर टुकुर उनके चेहरों की ओर देखते रहे थे और सोचते रहे थे, समय बदल गया है। दोनों बेटे रात बहन के घर रुके थे। अगले दिन सभी 10 बजे के लगभग अस्पताल आए थे। दोनों की फ़्लाइट थी शाम की। 4 बजे दोनों एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। बेटी और जगदीश भी 1 घंटा बाद चले गए थे। 1.5 माह में गीता कोमा की अर्ध बेहोशी की हालत में आ गई थी। उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब एक व्यक्ति उनके निकट रह सकता था। उनकी दरी अब गीता के बेड के साथ बिछ गई थी। दिन वो कुर्सी में बैठे बिता देते थे। गीता अब आंखें खोलकर कभी कभी उन्हें और बेटी दामाद को देखती और मुस्कुरा देती। उन्हें आशा बंध चली थी कि वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी कहते कि कुछ समय यदि और अस्पताल में रहेंगी तो ठीक होकर स्वयं चलकर घर जाएंगी। 3 माह बीतने पर भी जब गीता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तब उन्होंने उन्हें घर ले जाना ही उचित समझा था। डॉक्टरों ने 1 माह में 1 बार चेकअप के लिए आने की शर्त पर गीता को रिलीव किया। गीता को फतेहपुर से हर माह अपोलो चेकअप के लिए लाना ले जाना कठिन समझ बेटी दामाद ने सुझाव दिया कि उन्हें उनके घर रखा जाए और दिन के लिए एक नर्स रख ली जाए और 3 माह में गीता के उपचार में अपोलो ने 15 लाख का बिल बनाया था। गीता को बेटी के घर ले गए। दिन के लिए एक नर्स रख ली गई। रात में वो गीता के पास रहते थे। बहन के घर माँ के आने के बाद दोनों बेटे परिवार के साथ 4 दिनों के लिए आए और माँ के पास कम, शहर घूमने में अधिक समय व्यतीत किया था। माँ के पास यदि वे बैठे भी तो 10 मिनट से अधिक नहीं, और जब पहचानती ही नहीं मम्मी हमें तब हम घंटों भी बैठे रहें तो क्या फ़ायदा, कह वे उठ जाया करते थे। वो दोनों बेटों, बहुओं और नातियों दोनों के एक एक बेटा था के प्रति अन्वयस्क भाव से देखते और चुप रहते थे, बल्कि अब वो पूरे समय चुप ही रहने लगे थे। एक तूफान उनके अंदर चलता रहता था पूरे समय। 3 माह से वो अपने अंदर टूटन सी अनुभव कर रहे थे। ये टूटन 3 माह से अविश्राम अनिद्रा की नहीं, ये कुछ और ही है। उन्होंने गहराई से अनुभव किया था। क्या है? मन के कोने से एक दिन आवाज़ उठी थी, ये उस अपराध बोध से उपजी है जो अपराध तुमने किया ही नहीं, लेकिन कितनी ही बार तुम्हें कटघरे में खड़ा किया गया कि तुमने भी मान लिया कि दोष तुम्हारा ही था। तुमने मान तो लिया, लेकिन आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही। आत्मा पर पड़ा बोझ है ये, और वही टीस रहा है। लेकिन तुम्हें इस बोझ को मूक भाव से ढोना ही होगा, निष्कृति नहीं। लेकिन नहीं ढो पाए वो उस बोझ को, और एक दिन गीता के बिस्तर के निकट कुर्सी पर ढह गए थे, पूर्ण विराम की मुद्रा में। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी कटघरे में। पुरुष विमर्श पर आधारित ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। कहानी में वर्णित सत्यता से आप भी सहमत होंगे। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक साहित्य प्रेमियों तक शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।